नमस्कार मेरे शेरियों, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, बेहतर और स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। आइए रसगुल्ले सभी रसगुल्ले जुड़े और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं धमाकेदार प्रश्नों के साथ। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रश्नों को जरूर से जरूर आपको एग्जाम में जरूर दिखलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? तो मैं बता दूं, जो ये 3H का फार्मूला था, इसको सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अगर इसके जनक की बात की जाए तो पेस्टोलॉजी माने जाते हैं। 3H जो है हैंड, हार्ट और हेड होता है, ये आपको पता है। तो तीनों H का मतलब उपरोक्त सभी, हेड, हार्ट और हैंड। क्लियर हुआ। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो जो कार्य करने तथा तत्परता में जो कार्य सीखने की गति है, वो दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है तत्परता की, तो बता दें तत्परता जो है ये थार्नडाइक द्वारा दिए गए मुख्य नियम का एक पार्ट है, जिन्होंने 3 नियम दिए थे: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। तत्परता का नियम ये कहता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि अंदर से इंटरनल मोटिवेट होते हैं, तभी हम उस कार्य को जल्दी से कर पाते हैं। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन-की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो जो आत्मनिरीक्षण है, आत्म यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? आत्म मतलब स्वयं की। तो ये स्वयं की निरीक्षण की बात कर रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये देन है शिक्षा मनोविज्ञान की। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें हम कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज़ जब सिखाते हैं, तो बालक को केंद्र में मानकर ही हम अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका संचालन करते हैं। सारे कार्य हमें बालक को ध्यान में रख कर करना है। और बाल केंद्रित शिक्षा की अगर विश्व में बात की जाए तो सबसे पहले जॉन डीवी ने वकालत की थी, और जॉन डीवी विश्व में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जो है गीजूभाई बधेका, गुजरात के रहने वाले थे, वो ही माने जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण परिवर्तन एवं अनुसरण में होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है, ये है गिलफोर्ड का। गिलफोर्ड ने कहा था कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। नोट डाउन रखिएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? तो प्रथम जो मनोविज्ञानशाला थी जर्मनी में, वो 1879 में स्थापित हुई थी। और जो इसको स्थापित करने का श्रेय है वो विलियम वुंट को जाता है। ये नोट रखिएगा। ये प्रथम मनोविज्ञानशाला विश्व की बात कर रहा है, जो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। अगर भारत में पूछ लेता कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, तो मैं आपको बता दूं 1916 में एन सेन गुप्ता ने कोलकाता में प्रथम मनोविज्ञानशाला की स्थापना भारत में की थी। कोलकाता, एस एन सेन गुप्ता का नाम नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है? तो खेल को जो ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित बताया था, वो बताया है जेम्स ड्रेवर ने। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। खेल से क्या होता है? खेल से जो बालक का शारीरिक विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ ही बालक का जो है सामाजिक विकास भी होता है। और खेल की बात आई है तो बता दें, खेल विधि के जनक फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्राबेल को माना गया है। लेकिन आधुनिक खेल विधि के जनक कार्लवेल कुक हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। तो अधिगम का जो सिद्धांत नहीं है,
वो है डॉपलर सूज का सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत नहीं है, नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। तो जब बात आई है पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग की, तो वो किया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया था। इनकी एक बुक है द एनिमल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो नोट रखिएगा, द एनिमल ऑफ इंटेलिजेंस। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में शिक्षा का अनुप्रयोग है। तो जो शिक्षा का अनुप्रयोग है, स्थिति का स्पष्ट संगठन, बिल्कुल सही है। अधिगम स्तर के अनुकूल परिस्थिति का निर्माण, बिल्कुल ये भी सही है। स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन, इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए उपरोक्त तो सभी मार देंगे हम गेस्टाल्ट में। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, यानी कि समग्रवाद से। इसमें जो चिंतन होता है, वो सूझ जो होता है, वो अचानक आती है। और गेस्टाल्टवादियों ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया था। गेस्टाल्टवादियों में कोहलर, कुप्का, वर्दिमर और कुर्ट लेविन का नाम आता है, याद रखिएगा। कुर्ट लेविन ने 1951 में अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया था। फील्ड थ्योरी को 1951 में कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जो अधिगम का सुव्यवस्थित सिद्धांत है, वो है CL हल का सिद्धांत, क्लार्क हल, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो जो विलियम वुंट तथा टिचनर हैं, ये हैं संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अध्यापक को चाहिए कि सिखाने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक से अधिक पुनर्बलन प्रदान करें। बात आई है पुनर्बलन की, तो आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये बात किसकी कर रहा है। तो ये कर रहा है स्किनर की, क्योंकि सबसे पहले स्किनर ने पुनर्बलन का प्रयोग किया था। पुनर्बलन के शब्द की सबसे पहले खोज स्किनर महोदय ने की थी। बाद में पुनर्बलन के जनक जो माने जाते हैं, वो क्लार्क हल को माना गया है। और पुनर्बल धनात्मक, ऋणात्मक तथा आंशिक भी होता है। और पुनर्बलनों में सबसे अच्छा जो पुनर्बलन माना गया है, वो आंशिक पुनर्बलन माना गया है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है। तो जो फ्रायड ने मन की तुलना की है, वो समुद्र में तैरते हुए बर्फ से की है, हिमखंड से की है। उन्होंने बताया है कि मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, इन्होंने ये कहा था कि जो अचेतन मन है, यही सबसे अच्छा उत्तम कोटि का मन होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और सिगमंड फ्रायड लिबिडो के जनक भी माने जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है, मतलब इन विधियों में कौन सा अधिगम है जिससे बच्चा जो है सीखता है। तो छूकर बिल्कुल सीखता है। ब्रेल लिपि कैसी है, छूकर ही सीखने पर बल देता है। सुनकर कोई चीज़ हम सुनकर सीखते हैं। और करके सीखने की बात तो सबसे बेस्ट है। ये हमारा NCF कहता है कि किसी भी चीज़ को हम अपने हाथों से करके सीखें तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। और करके सीखने की बात डॉक्टर मेस ने की थी, ये भी आप नोट रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी। उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से अधिगम की सारी ही विधियां सीखने की हैं, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम क्या हैं। तो जो ये हैं, ये ज्ञानात्मक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, ये अधिगम की क्या है, ये अधिगम की एक अवस्था है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। तो व्यवहार में परिवर्तन लाना जो है क्या है, अधिगम कहलाता है। जब हम किसी चीज़ को अपने व्यवहार में लागू करेंगे तभी तो अधिगम सफल होगा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये अधिगम है, सीखना कहलाता है, डी फॉर डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था। तो जो किशोरावस्था है, ये संघर्ष व तनाव और तूफान की अवस्था कहा था G.L. स्टैनले हॉल ने, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर पूछ लेता कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है,
तो कठिन काल की बात अगर आती तो आप किलपैट्रिक का नाम याद रखिएगा, किलपैट्रिक मारिएगा जहां कठिन काल पूछे। स्टैनले हॉल, जिन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक के नाम से भी नवाजते हैं, इनकी एक बुक है एडोलसेंस, ये भी आप नोट रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? तो जो सार्थक अधिगम है, ये विकास की जो प्रक्रिया है ये बाल्यावस्था से आरंभ होती है, क्योंकि जो विद्यालय की अवस्था है, जब विद्यालय में बच्चा जाता है एडमिशन लेने, तो वो 6 से शुरू करता है और 6 वर्ष में बाल्यावस्था शुरू हो जाती है, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा होता है? तो जो भाषा विकास है, इसके लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल होता है वो अति संवेदनशील होता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है ये पूछ रहा है। तो छात्रों में पर्यावरण की चेतना जगाना है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाना है। हमें विद्वान तो नहीं बनाना, लेकिन उसके ज्ञान को इतना ज़रूर देना है कि वो उसके उपयोग को अपने जीवन में समझ पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन मैच कर रहा है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ये भी बात सही है। पर्यावरण शिक्षण से हम पर्यावरणविदों की बात करेंगे, उनके जो है किए गए जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन की हम बात करेंगे। जैसे अभी हाल ही में चमोली उत्तराखंड के रहने वाले पर्यावरण वृक्ष मित्र श्री सुंदरलाल बगुड़ा जी का निधन हुआ था, तो हम उनके बारे में जानकारी आदान प्रदान करते हैं। इससे जो है कहीं ना कहीं उनके जो घर परिवार के लोग हैं, समाज से जुड़े हैं, उनका मनोबल तो बढ़ता ही है। तो इसलिए हमें यहाँ डी मार देंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न हल्का सा डीपली करेक्ट इसको बनाना होता तो कहीं कहीं आयोग इस प्रश्न को ए ऑप्शन को भी सही कर सकता है दोस्त। ए और डी दोनों सही हैं इस ऑप्शन में, लेकिन अगर बारीकी से पकड़ा जाता इस पॉइंट को तो आप ए मारिएगा। ए ज़्यादा सही है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिक अध्ययन का एक शिक्षक महाद्वीपों और महासागरों के स्थान सिखाना चाहता है, उन्हें डैश डैश प्रकार का मानचित्र प्रयोग करना चाहिए। तो सामाजिक अध्ययन का एक टीचर है, वो महाद्वीप और महासागर जब सिखाएगा तो कैसे सिखाएगा? तो वो जो सिखा पाएगा वो सिखाएगा विश्व प्राकृतिक मानचित्र से, क्योंकि महासागर और जो महाद्वीप हैं ये विश्व लेवल की बात कर रहा है, कोई अपने इंडिया की बात नहीं है कि भारत प्राकृतिक आप मार दें। बी ऑप्शन जो कि सही होगा, जो कि विश्व प्राकृतिक की बात है। अब बात आई है मानचित्र की, तो बता दें मानचित्र की बात सबसे पहले अनेकजी मेंडर ने किया था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक प्रशिक्षार्थी शिक्षक शिक्षण उद्देश्यों में से एक छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाए लिखता है, या उद्देश्य किस डोमेन में आएगा? तो जब वो लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने लग जाए, मान लीजिए किसी टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के बाद उस टॉपिक को बच्चे ने ऐसे सीख लिया कि वो खुद उस टॉपिक को अब क्लियरिफाई कर रहा है, तो उसमें क्या किस डोमेन का उद्देश्य वो समझ गया है उस चीज़ों को, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ उसके अंदर जो है उस चीज़ के बारे में जो समझ है वो पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छात्रों के बीच सामाजिक विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिए एक शिक्षक को डैश डैश करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो जो शिक्षक है उसको करना चाहिए गतिविधि आधारित शिक्षण। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो सामाजिक अध्ययन का विषय है ये गतिविधि पर आधारित होता है, भ्रमण पर आधारित होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होता है, तो इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कृषि विषय पर एक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? बात आई है कृषि विषय की। अब कृषि विषय में एक पाठ्य योजना तैयार करने के लिए पहला कदम क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जो पहला कदम होगा वो होगा उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना। उद्देश्यों का ढांचा तैयार करना यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आगमनात्मक पद्धति में अध्यापन का अधिकतम उपयोग होता है। तो ये बात आई है आगमन विधि की,
तो मैं बता दूं, आगमन विधि जो है ये कहीं ना कहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करता है। अगर निगमन विधि लिखा होता तो सामान्य से विशिष्ट हम मार देते, लेकिन यहाँ आगमन विधि की बात कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मानव विकास की वो अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो गोल्डन एज जो है वो बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की। निजी भाषा शब्दावली का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो जो निजी भाषा का सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो किए थे लेओ वाइगोत्स्की। याद रखिएगा, जिनका जो सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान से थे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में छापिएगा, और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।